हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर 28-29 को हम डिस्कस कर रहे। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम देखेंगे जिसमें रिसेंटली वर्कला क्लिफ को ऐड किया गया। कहाँ पर ये साइट है एंड अदर साइट्स को हम यहाँ पर रिलेट कर लेंगे। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक टेस्ट मिसाइल का लॉन्च किया गया एंड द थिंग इज इंडिया ने रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर की हेल्प से ऐसा कुछ किया है पहली बार। एंड इस एडवेंचर में हमने सुपर पावर्स जो कंट्रीज है यूएस रशिया इन सबको ज्वाइन कर लिया है। यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड रिसेंटली ये जो अवार्ड है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है एंड एक इंडियन को दिया गया 2025 में। काफ़ी बिग न्यूज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे। फेपेक को हम जानेंगे, एक कोऑपरेशन है एंड रिसेंटली इस प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की, उसमें पार्टिसिपेट करा एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया था। ECI नेट को हम देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रल प्रोसेस के लिए जो भी ये अपडेट ला रहे हैं, एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया इन लोगों ने, उसके बारे में हम जानेंगे। सहयोग पोर्टल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली एलॉन मस्क की जो कंपनी है ट्विटर थी पहले, जिसका नाम अब क्या हो चुका है एक्स। सो एक्स ने यहाँ पर सहयोग पोर्टल के अगेंस्ट में एक केस फाइल करा था कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसके बारे में हम जानेंगे जिसे इंडिया ने रिजेक्ट करा है। एंड फर्स्ट इंडियन जुडोको को हम डिस्कस करेंगे, टॉप जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में यह उनका नाम आया है, दैट्स वाई। एंड एक अवार्ड है तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर स्टेट का, इसके बारे में हम जानेंगे। रैम्प प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे एंड प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में महेंद्रगिरी हिल्स को हम जानेंगे कहाँ पर लोकेटेड एंड क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम करेंगे स्टार्ट। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था। सो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एरोस्पेस एंड रॉकेट सिस्टम लॉन्च बाय अग्निकुल कॉस्मोस। सो अग्निकुल कॉस्मोस ने जो फैक्ट्री है प्राइवेट एरोस्पेस एंड रॉकेट सिस्टम्स के लिए 3D प्रिंटिंग जो फैक्ट्री ओपन की है, कहाँ पर, चेन्नई में, IIT मद्रास रीजन में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इनोग्रेटेड इन बिहार। सो बिहार में रिसेंटली APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनोग्रेशन किया गया था और कहाँ पर किया गया था, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर B, पटना डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार। And which honor was awarded to British PM Keir Starmer in September 2025 for promoting closer India-UK relation? So कौन सा अवार्ड अभी रिसेंटली ब्रिटेन की PM को मिला है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C, लिविंग ब्रिज अवार्ड। एंड उसके बाद हमने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में द वर्ल्ड फूड इंडिया, कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है, कौन से मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करती है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर D, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, चिराग पासवान इज द मिनिस्टर। एंड इसके अलावा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस करा था, किस रिवर पर ये बना हुआ है, 222 मेगावाट कैपेसिटी का है ये, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, एंड ये बना हुआ है सुबनसिरी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, इस दिन एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर B, द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया गया था। एंड रिसेंटली द नेटिव फूड मैटर्स initiative was launched at Govardhan Eco Village. The village is located in which state? So ये जो विलेज है जहाँ पर नेटिव फूड मैटर को लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र का है गोवर्धन इको विलेज। Which state is the host of 90th National Jamboree of Bharat Scouts and Guides? कहाँ पे देखने को मिला था हमें ये, उत्तर प्रदेश में, लास्ट ईयर राजस्थान की पाली में हुआ था। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज इनोग्रेटेड इन विच अफ्रीकन कंट्री। सो मिलिट्री व्हीकल्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ओवरसी फैक्ट्री ओपन करी है मोरक्को में, अफ्रीका में, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नियर बाय है मोरक्को। एंड अंत्योदय दिवस को हमने देखा था और कब सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअली 25 सितंबर को। The first question, Workala Cliff, which was recently placed in UNESCO's tentative list of World Heritage Site, is located in which state? So यहाँ पे Workala Cliff यह न्यूज़ में रहा, यूनेस्को के जो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसे ऐड किया जा रहा है, और कहाँ पर, किस राज्य में यह लोकेटेड है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, केरला। केरला की कैपिटल है हमारे पास थिरुवनंतपुरम, और थिरुवनंतपुरम में ही यह लोकेटेड है वर्कला रीजन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यह, बिकॉज इसका जो रिलेशन है वो मियो प्लायोसिन वर्काली जो युग है उससे एसोसिएटेड है। प्लीज नोट, ये जो युग है जिसका नाम है मियो प्लायोसिन वर्काली फॉर्मेशन, आज से 13 लाख टू 2.5 करोड़ ईयर पुराना है और काफ़ी फेमस है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक लेटेराइट। लेटेराइट क्या होता है, सैंड होता है जो एल्यूमिनियम और आयरन में काफ़ी रिच होता है। सो ये स्पेशल टाइप की सैंड के रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्लस
कोल रिजर्व है यहाँ पर लिग्नाइट के, और सेडिमेंट्री लेयर्स है, काफ़ी सारे फॉसिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड अपनी बायोडाइवर्सिटी और रिच एक्वाफायर के कारण इस जगह को रिसेंटली इंडिया ने नॉमिनेट कर रहा है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, द थिंग इज ऑलरेडी इंडिया के जूलॉजिकल मॉन्यूमेंट में वर्कला क्लिफ को ऐड किया जा चुका है। इंडिया की 27th जूलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट कौन सी है, इसे भी ध्यान रख लेना, एंड दैट इज द वर्कला क्लिफ फ्रॉम द केरला, जो फाइनली यहाँ पर नॉमिनेट हो चुकी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। प्लीज़ नोट, यहाँ पे हर साल एक कमेटी को होस्ट किया जाता है जिसका नाम है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 2026 का जो एडिशन है उसे कौन होस्ट करता नजर आएगा, जिसकी कैपिटल क्या है, सियोल, एंड दैट इज द साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया 2026 का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट करेगा, जिसमें वर्ल्ड वाइड जो एग्जैक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उन्हें रिकग्नाइज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मेलिटी की जाती है, हर एक कंट्री अपने कंट्री से पर्टिकुलर साइट्स को इनमें नॉमिनेट करता है, जो कि है टेंटेटिव लिस्ट। और यहाँ पर जितनी भी नॉमिनेटिव साइट्स आती है, जो भी साइट्स को नॉमिनेट किया जाता है, उनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में होता है। इस बार 2026 का जो एडिशन होगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो 48th रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो 46th एडिशन था इसका हमने पहली बार होस्ट किया था इंडिया में, भरत मंडपम में, याद है आपको। एंड 47th जो अभी इसी साल हुआ था उसे होस्ट करा था पेरिस, फ्रांस ने, जहाँ पर पेरिस ने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंडिया से 44th जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे रिकग्नाइज किया था। उसका नाम आपको पता है, जो कि महाराष्ट्र से थे, मिलिट्री लैंडस्केप, याद आ चुका है, आई होप सो। सो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया से टोटल यहाँ पर 7 साइट्स को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से एक तो है वर्कला क्लिफ। जो अदर है उनके जस्ट नाम मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट वन इज डेक्कन ट्रेप, जो कि महाराष्ट्र से है। सो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 2025 में से ऐड किया गया है। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में यह लोकेटेड है, महाराष्ट्र में है द डेक्कन ट्रैप्स। इसके अलावा एक आइलैंड है कर्नाटक का, जिसका नाम है सेंट मैरी आइलैंड, इसे भी यहाँ पर रिसेंटली टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। लास्ट ही हमने डिस्कस करा था एरामाटी दिबालू, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में, और इस साइट को भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके अलावा तिरुमाला हिल्स है, जो भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, इसे भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। मेघालय की एक साइट दैट इज मेघालयन एज केव्स, इसे यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड नागालैंड का एक हील दैट इज नागा हील, इसे भी यहाँ पर इस साल टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। एंड द लास्ट वन इज वर्कला क्लिफ फ्रॉम द केरला रीजन। ठीक है, ये सारे साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 44th कौन सा बना था, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इस प्रकार अभी ऑफिशियली 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है 2025 का जो लेटेस्ट डेटा, और टेंटेटिव लिस्ट में 7 जा चुकी है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यूनेस्को को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कुछ क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हम देख लेते हैं, यूनेस्को की जो भी अपडेट्स करंट अफेयर में यहाँ पे रही। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पे which festival is proposed for inclusion in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity। So यहाँ पर यूनेस्को की जो लिस्टिंग है कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारे एक फेस्टिवल को इसमें ऐड करने का प्रपोजल रखा गया था, एंड दैट इज छठ महापर्व। ठीक है, एरामटी दिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया, आंध्र प्रदेश से है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की 2 साइट्स यहाँ पर गई है। एंड यूनेस्को से विड्रॉल किसने करा है, एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट। तवाई आइलैंड 2025 में इसे रिकग्नाइज किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस कंट्री का पार्ट है ये, सियरा लियोनी का यह पार्ट है, अफ्रीका का एक ऐसा कंट्री जिसका पहली बार कोई साइट गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का ये बन चुका है, दैट इज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। एंड सालखन फॉसिल पार्क अभी देखने को मिले, बिकॉज इस फॉसिल पार्क को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में यह लोकेटेड है। प्लीज नोट, ये लास्ट वाला जो टेंटेटिव लिस्ट था उसमें ऐड किया गया था, लेकिन फाइनलाइज यह नहीं हुआ। एंड विच सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ऑफिशियली नॉमिनेटेड फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सो यह जो सिटी है लखनऊ को इस लिस्टिंग में ऐड करने के लिए नॉमिनेट किया गया।
The next one, India conducted a test launch of its missile from a rail-based mobile launcher for the first time. So भारत ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से एक मिसाइल का यहाँ पे टेस्ट करा है. उस मिसाइल का नाम आपसे पूछा जा रहा है. सो प्लीज़ नोट, अग्नि मिसाइल का प्राइम वर्जन है ये, अग्नि प्राइम, और रिसेंटली इंडिया ने इसका टेस्ट करा. लेकिन द थिंग इज, रेल बेस्ड लॉन्चर को इंटीग्रेट किया गया रेलवे नेटवर्क के साथ, और उसके साथ ये जो टेस्ट है इसे लॉन्च किया गया. द थिंग इज, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर. सो वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स जैसे लाइक यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, सो ये वह सारी कंट्रीज है जिन्होंने जो मिसाइल से उन्हें यहाँ पर रेल बेस्ड सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया, और इंडिया ने ऐसा कुछ पहली बार किया है. एग्जैक्टली होता है क्या है, जो मिसाइल से उन्हें रेलवे में कुछ बॉक्सेस जस्ट लाइक कैनिस्टर जो बॉक्सेस होते हैं उसमें रख कर लेकर जाया जाता है एंड सुटेबल जगह से उसे लॉन्च कर दिया जाता है. ओवरऑल यहाँ पर जो मिसाइल से रेलवे नेटवर्क से ऐड की जा रही है, इंटीग्रेट की जा रही है, सो दैट ईजीली कहीं पे भी उन्हें लेके जाया जा सके और सुटेबल जगह से उन्हें लॉन्च कर दिया जाए. सो पहली बार रेल बेस्ड लॉन्च हमें देखने को मिला इंडिया में, और इसका स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ईजीली डिटेक्ट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा कि मिसाइल को कहाँ से कब क्या लॉन्च किया जा रहा है. कोई भी मिसाइल को पकड़ के पहले से उसे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग नहीं बना सकता. दैट्स द टारगेट. ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या पता रखना है, अग्नि प्राइम, इसका जो रेंज है 2000 किलोमीटर तक का है, एंड DRDO और SFC ने मिलकर इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे किया. SFC क्या है, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड. स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड 2003 में इनका फॉर्मेशन किया गया था, और एक इंडियन आर्म फोर्स है ये. SFC क्या है, इंडियन आर्म फोर्स 2003, एंड DRDO के साथ मिलकर इन लोगों ने अग्नि प्राइम का टेस्ट करा रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर के साथ. दैट्स ऑल. सो अग्नि प्राइम बेसिकली वो एक प्रोग्राम था ना हमारा, द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाइल का, उसी से रिलेटेड है अग्नि मिसाइल. ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे वर्जन है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि प्राइम तक यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सब 1980s में स्टार्ट हुआ था, और उसी का पार्ट है द अग्नि मिसाइल. दैट्स ऑल. मूविंग ऑन. सो यहाँ पे कुछ मिसाइल्स को हम देख रहे हैं जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में आई थी. प्लीज नोट, यहाँ पर एक मिसाइल, इसका नाम है ज़िरकॉन, स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है, एंड दैट इज रशिया. स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, इसे डेवलप करा है DRDO ने. हेलफायर मिसाइल किस कंट्री की है, US की. स्कंदर के क्रूज मिसाइल किस कंट्री की है, रशिया की. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसे कब फाउंड किया गया, 1987 में, MTCR. एंड एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल JL-1 न्यूक्लियर केपेबल वेपन है, किस कंट्री ने इसे अनवील करा है, एंड दैट इज चाइना. एंड फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन का यह रहा. 2025 की यूक्रेन से जो बिगेस्ट हाईलाइट हमें देखने को मिली. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवार्ड को हम देख रहे हैं यहाँ पे, द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जिसे UNEP अवार्ड्स कहा जाता है. यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यह अवार्ड देती है. प्लीज नोट, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे UNEP Young Champions of the Earth Award 2025, and which Indian received it recently, and that is option number D, Janali Modi. So Janali Modi from India, and recently इन्होंने बनफी लेदर के लिए, जो कि एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है, बिकॉज जो बनाना वेस्ट है उससे इस लेदर को बनाया जा रहा है, एंड इस प्रकार एक इको फ्रेंडली स्टार्टअप के लिए जनाली मोदी फ्रॉम इंडिया, इन्हें रिकग्नाइज किया गया UNEP यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025. प्लीज नोट, UNEP ये अवार्ड देता है. 2005 से UNEP इस अवार्ड को दे रहा है, लेकिन द थिंग इज UNEP 2 कैटेगरीज में ये अवार्ड देता है. एक तो है द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो एक टाइम पर नरेंद्र मोदी सर को भी मिल चुका है, एंड द सेकेंड इज द यंग चैम्पियन अर्थ अवार्ड. चैम्पियन ऑफ द अर्थ इसे 2005 से इनिशिएट किया गया था, लेकिन जो यंग वाला वर्जन है उसे 2017 से ही स्टार्ट किया गया है. सो अभी हम जो विनर्स डिस्कस कर रहे हैं वो यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के विनर्स डिस्कस कर रहे हैं. सो वर्ल्ड वाइड ओनली 3 कंट्रीज से यहाँ पर जो मेजर स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें रिकग्नाइज किया गया. जनाली मोदी इज़ वन ऑफ दैम. जो अदर यहाँ पर रहे विनर्स,
केन्या से है एंड द अदर वन इज फ्रॉम यूएस। केन्या से कौन है, उनका नाम यहाँ पे देख लेते हैं हम, दैट इज जोसेफ। सो जोसेफ फ्रॉम केन्या, इन्होंने अपने हयापाक के लिए, ये जो मॉडल है इसके लिए जीता है द UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। बेसिकली यहाँ पर करता क्या है, एक इन्वेजिव वाटर जो प्लांट है हयासिंथ, इसे यह कन्वर्ट कर रहे एक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में, इको फ्रेंडली पैकेजिंग में। इन्वायरमेंट के लिए जो वाटर हयासिंथ है ये काफ़ी हार्मफुल है और इन्हें यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है पैकेजिंग में, एंड दैट्स वाई इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया। द थर्ड पर्सनैलिटी इज USA, जिनका नाम है नोएमी फ्लोरिया, एंड रिसेंटली इन्होंने जीता है साइक्लो के लिए। एक सिस्टम है जो हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर है उसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रहा है लो एनर्जी यूज़ के साथ। सो इन सारे स्टार्टअप्स को रिसेंटली अवार्ड मिला है द UNEP यंग चैम्पियन, एंड इंडिया से है जिनाली मोदी। जिनाली मोदी द फाउंडर ऑफ द बेनोफी लेदर, जो बनाना क्रॉप से यहाँ पर क्या बना देती है, लेदर बना देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पुराने रेसिपिएंट का नाम आप ध्यान रख लेना। जस्ट लाइक 2024 में UNEP का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ना, वो एक इंडियन इकोलॉजिस्ट को मिला था जिनका नाम है माधव गाडगिल। सो माधव गाडगिल का नाम तो मत भूलना बिकॉज 2024 में ही इन्हें मिला है। एंड नरेंद्र मोदी इन्हें 2018 में मिल चुका है पॉलिसी लीडरशिप के लिए द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next one, the Forum for India Pacific Island Cooperation is a multinational platform established by which country? So यहाँ पर इंडिया और जो पैसिफिक रीजन है वहाँ से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आ गया है जिसका नाम है फेपेक। इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है। एंड रिसेंटली यहाँ पर ये टाइप का प्लेटफॉर्म है और किस कंट्री का यह प्रपोजल है, प्लीज़ नोट, इंडिया का यह प्रपोजल था द फेपेक, यानी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है। जस्ट लाइक हमने पहले भी डिस्कस करा था पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, टोटल 14 कंट्रीज़ है यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का पार्ट है। जस्ट लाइक कुक आइलैंड हो गया, मार्शल आइलैंड जो हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में, टोंगा, पापुआ न्यू गिनी, फिजी एंड द अदर वन। सो ये सब पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है। सो इनके साथ हमने फेपिक एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। एंड रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर सर, उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग होस्ट करी न्यूयॉर्क में फेपिक प्लेटफॉर्म के लिए। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। फेपिक को कब स्टार्ट किया गया था, 2014 में स्टार्ट किया गया था, जिसके जो मेंबर कंट्रीज है 14 पैसिफिक आइलैंड नेशन है लाइक फिजी एंड समोआ। एंड बेसिकली दोनों रीजन में कोऑपरेशन को बूस्ट करना, यही गोल है फेपिक प्लेटफॉर्म का। सो एक टर्म को हम यहाँ पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं, एंड दैट इज़ फॉर द ओशियानिया। काफ़ी टाइम से मैंने ये वर्ड आपसे डिस्कस करा है। सो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जो 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है। सो ओशियानिया यह एग्जैक्टली ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का एंड द पैसिफिक आइलैंड्स का। पैसिफिक आइलैंड में 14 कंट्रीज है एंड पैसिफिक आइलैंड को खुद 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। दे आर द मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड द पॉलिनेशिया। बस ये सारे सब रीजन मिलकर क्या बना देते हैं, द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question, ECI-NAT is a unified digital platform developed by which government body to streamline and simplify electoral process. So यहाँ पे ECI-NAT एक टाइप का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे किसने डेवलप करा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। प्लीज़ नोट, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अपडेट यहाँ पे जारी करी कि इस पोर्टल पर ई-साइन फीचर को ऐड कर दिया गया है, यानी आधार लिंक वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जा सकेगा फ़ोन नंबर के द्वारा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को इजी बनाया गया एंड दैट्स वाई ECI-NAT जो प्लेटफॉर्म है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में आ गया। द मेन थिंग इज ECI-NAT वन स्टॉप सॉल्यूशन है बिकॉज डिफरेंट 40 ऐप्स का काम ये एक सिंगल ऐप यहाँ पे कर रहा है इलेक्ट्रल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और जो सिक्योर एक्सेस है उसे एनहांस करने के लिए। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है द ज्ञानेश कुमार, अभी न्यूज़ में रहे थे। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक टर्म भी न्यूज़ में रही थी, दैट इज SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025 में ही अपडेट करा है, रिवील करा है। SIR सिस्टम क्या है, यह है
सो एक फोकस्ड हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगेन अपनी जो वोटिंग लिस्ट है उसे अपडेट करेगी और घर घर जाकर यहाँ पर जो वोटिंग लिस्ट है उसे रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। जो BLOs है यहाँ पर बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो डायरेक्टली आपके घर आएंगे और वोटिंग लिस्ट को अपडेट करेंगे, करेक्ट करेंगे जितने भी मेजर इलेक्शन है उनसे पहले। एंड SIR के अगेंस्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे कैंपेन चले थे, बट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा राइट है अपनी तरफ से कुछ भी सिस्टम लाने का, बिकॉज यहाँ पर एक आर्टिकल और एक एक्ट है जिनके तहत इन्हें पावर मिलती है। सो बस उस सेक्शन का नाम ध्यान रख लेना, दैट इज सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी चेंज कर सकता है इंडिया के इलेक्शंस को और अच्छा बनाने के लिए। एंड एक आर्टिकल है 324, यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर पावर दे रहा है इलेक्टोरल रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। Moving on, the next one, Sahyog Portal is a centralized platform developed by which ministry under the Indian Cyber Crime Coordination Center. So एक पोर्टल न्यूज़ में है जिसका नाम है सहयोग पोर्टल, और किसने इसे डेवलप करा है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और किस मिनिस्ट्री के तहत यह आता है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MHA के तहत आता है। सो रिसेंटली यहाँ पे हुआ कि एलॉन मस्क पहुंचे कर्नाटका के हाई कोर्ट में, एग्जैक्टली जो एक्स है पुराना वाला ट्विटर, सो एक्स ने यहाँ पर सहयोग पोर्टल के अगेंस्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की थी, लेकिन 24 सितंबर को कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस पेटिशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। और ये जो पेटिशन फाइल हुई थी यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल के अगेंस्ट में फाइल हुई थी। तो यहाँ पे कर्नाटका में बेसिकली कहा गया था कि आप लोगों ने ये जो सहयोग पोर्टल लॉन्च करा है इसके तहत जो फ्री स्पीच है उस पर प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी ट्विटर एक्स पर जितने भी कमेंट्स आते हैं लोगों के जो भी सही नहीं है उन्हें यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से कर रही थी लोगों को ब्लॉक करना, बैन कर देना, जैसे कि अभी रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमने देखा था पाकिस्तानी काफ़ी सारे एक्टर्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया था। एंड यहाँ पे बेसिकली जो अमेरिका के स्पीच स्टैंडर्ड्स है उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो अमेरिका के स्पीच स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ये जो केस किया गया था, पेटिशन फाइल की गई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। सहयोग को डेवलप किसने करा है? MHA के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बनाया है इंडिया से साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए। IT एक्ट 2000 के तहत इस पोर्टल को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। दैट्स ऑल। एंड कर्नाटका हाई कोर्ट न्यूज़ में रहा, सो इनके जज का नाम ध्यान रख लेना जिन्होंने रिसेंटली इस पेटिशन को यहाँ पे डिसमिस करा था, दैट इज जज नागा प्रसन्ना। उनका नाम इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज करंट अफेयर में ये आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते, कुछ पोर्टल्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हाल ही फिलहाल में जो भी न्यूज़ में आए हैं। एंड दे आर, so what is the name of the portal launched at the Gyan Bharatam International Conference to digitize and preserve India's manuscript heritage? So यहाँ पर उस पोर्टल को लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। इंडिया के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए और उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए। कोविन पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री से देख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। युक्तधारा पोर्टल GIS पावर्ड प्लेटफॉर्म है और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में अभी रिसेंटली इस पोर्टल को यूज़ किया जा रहा है, इसरो ने इसे बनाया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर टू स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी इन द रियल एस्टेट सेक्टर? एंड उस पोर्टल का नाम है यूनिफाइड रेरा पोर्टल। एंड इंडियाज फर्स्ट पोर्टल फॉर वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? असम में। वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल न्यूज़ में आया था। सिंगल विंडो सॉल्यूशन न्यूज़पेपर पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए जो पोर्टल आया प्रेस सेवा पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल। The next question, who has become the first Indian judoka to top junior world ranking? So first Indian judoka का नाम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड रैंकिंग हासिल करी है, एंड दैट इज फ्रॉम साउथ दिल्ली। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमांशी टोकास। 20-year-old श्रेयस मुनिरका साउथ दिल्ली से यह बिलोंग करती है एंड फर्स्ट इंडियन जुडोका है जो रैंक है यहाँ पर वर्ल्ड नंबर 1 इन जूनियर विमेन 63 kg कैटेगरी। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है एशियन जूनियर
चैम्पियनशिप जकार्ता इंडोनेशिया में, एंड 13 सितंबर को ये हुआ था। एंड रैंकिंग को इन्होंने लीड करा विथ 610 पॉइंट। इनके यहाँ पर कोच का नाम न्यूज़ में दैट इज यशपाल सोलंकी फ्रॉम भोपाल, एंड जापान में भी इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पे हासिल की है। सो हिमांशी टोकास फर्स्ट इंडियन है, ये है जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट यहाँ पे हासिल करी 63 kg कैटेगरी में। The next question, the Kalimamani Award is the highest civilian honor of which state? So किस राज्य का ये अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसका नाम है कलिमामाणी अवार्ड, एंड तमिलनाडु राज्य का ये है। सो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2021, 2022 एंड 23 के लिए जो अवार्ड विनर है उनका नाम यहाँ पे घोषित किया। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, सारे जो सेक्टर है उन सबको ये जो अवार्ड है कवर करता है। एंड रिसेंटली जो साई पल्लवी द एक्टर, उन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया। इवन एक मूवी आई थी ना जवान, उसमें जो सॉन्ग्स लिखे थे अनिरुद्ध म्यूजिक जिनका था, उन्हें भी यहाँ पर सेम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से रिकग्नाइज किया गया। ओवरऑल तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, जो कि तमिलनाडु की इयाल इसाई नाटक मंडरम के द्वारा दिया जाता है। एंड रिसेंटली 3 साल के जो अवार्ड्स है इन लोगों ने प्रदान करे, दैट्स वाई आ गए करंट अफेयर में। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched the RAMP, Raising and Accelerating MSME Performance Program to boost women-led MSMEs in September 2025? तो राज्य सरकार ने यहाँ पर जो विमेन MSME हैं उन्हें बूस्ट करने के लिए रैम्प प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च करा। किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये? तेलंगाना का इनिशिएटिव है ये। सो प्लीज नोट, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक से, जिनके प्रेसिडेंट अजय बांगा है, एंड द यूनियन MSME मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला है। सो यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट से 45 विमेन लेड MSMEs को चूज़ किया गया 300 एप्लीकेशन में से, जो कि सम 2027 तक चलेगी और उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। सो तेलंगाना गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है द रैम्प प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, रेजिंग एक्सलरेटिंग द MSME परफॉर्मेंस, और विमेन सेंटर है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, Mahendragiri Hills that was recently seen in news is located in which state? So Mahendragiri Hills यहाँ पे न्यूज़ में किस स्टेट में ये है लोकेटेड है? उड़ीसा का ये है पार्ट है, ईस्टर्न घाट में एग्जैक्टली लोकेटेड है। 1501 मीटर है, गजपति डिस्ट्रिक्ट है, और एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है सिंस 2022। डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज है, उसका होम है ये है, और एंडेमिक और थ्रेटन दोनों कैटेगरीज में से शामिल किया गया। रामायण और महाभारत से यह लिंक है, एंड लॉर्ड परशुराम ने यहाँ पर तपस्या की थी, एंड दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ये उड़ीसा की। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कंसर्न है इस जगह के कारण, टूरिज्म और जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे की जा रही है, द महेंद्रगिरी हिल्स फ्रॉम उड़ीसा, एंड दैट्स वाई ये आ चुकी करंट अफेयर में। ध्यान रख लेना, गजपति डिस्ट्रिक्ट में है, एंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट स्टेटस 2022 में दिया गया था उड़ीसा के महेंद्रगिरी हिल्स को। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिसेंटली बहुत सारी साइट्स वगैरह, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी जो रही है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एट विच एंशिएंट साइट इन गुजरात? सो इसे लोथल में बनाया जा रहा है, एक म्यूजियम टाइप का कुछ होगा ये है। रिसेंटली विच एरिया इन बेंगलुरु वाज डिक्लेयर्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसका नाम है कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी। Which country has decided to ban all unregistered social media sites in September? And that is Nepal. Which district in Gujarat has been identified as a Mars analog site due to the presence of jarosite deposit? So ये rare mineral है, इसके presence के कारण कच्छ को select किया गया Mars analog site. Which bank has become the first public sector bank in India to migrate its corporate website to the securebank.in domain? और ये जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2025 ये जो रूल्स है किस लॉ के तहत पब्लिश किए गए, इशू किए गए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड हरप्पन साइट है रतडियारी डेहरी, कहाँ पर यह है लोकेटेड है? राजस्थान में यह है लोकेटेड है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज़ नोट, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी से ही रिलेटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जस्ट बिलो द वीडियो, उसमें सारी डिटेल मेंशन है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ, एंड टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर। इस सेशन को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में।